Welcome to Daily Current Affair. Today is 8th of March 2023. The question is, World Bank commits $1 billion to India for, that is public हेल्थ केयर. सो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने कमिट किया है कि हम आपको देंगे $1 बिलियन किसके लिए, इंडिया को, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ केयर के सेक्टर में एडवांसमेंट लाने के लिए. द सेंटर एंड द वर्ल्ड बैंक हैव साइंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स. तो ये 2 लोन्स हैं, कितने डॉलर्स के, $500 मिलियन के दोनों लोन्स हैं. तो टोटल कितना हो गया, $1 बिलियन. ठीक है, किसके लिए, टू सपोर्ट द कंट्रीज़. इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट है उसको करने के लिए ये जो है $1 बिलियन वो असाइन किया गया है. ठीक है, अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ है 2021 से. ठीक है, जिसका नाम है PM अभियान. तो इसमें ये सारा का सारा पैसा जो है, इस अभियान में ये सारा का सारा पैसा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ठीक है, अब जानते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का, दैट इज़ वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में. अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ल्ड बैंक है प्लस IMF है. IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. ये एक ही सम्मेलन में ये दोनों जो है वो बने थे. दैट इज़ फाउंडेड ऑन जुलाई 1944 को ये दोनों बने थे. ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में न्यू हेमिस्फीयर USA में इसका सम्मेलन हुआ था. इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, जो कि 13th प्रेसिडेंट है किसके, वर्ल्ड बैंक के. अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं, अजय बांगा, जो कि नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के थ्रू. ठीक है, जो कि किसके बनेंगे, अजय बांगा, वो बनेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट. फाउंडर कौन है इसके, जॉन M कैनी एंड हैरी डेक्स्टर वाइट इसके फाउंडर्स थे. और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अब हम जानेंगे PM अभीम के बारे में. ये लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में. क्यों लॉन्च किया गया था, इसका एम क्या था, इसका एम तो यही है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर है, लोगों का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना. ठीक है, IT को या डिजिटलाइजेशन करना हेल्थ सेक्टर का, हेल्थ रिसर्च अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया का को क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन उसका करना है. इसका पीरियड क्या है, 2021-22 से स्टार्ट हुआ था, 2025-26 तक इसका पूरा टारगेट है कि हम इसको पूरा का पूरा करेंगे. ठीक है, नेचर क्या है इसका, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. Who won BBC Sports Women of the Year Award for 2022? That is मीराबाई चानू. तो पिछली बार भी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला था मीराबाई चानू को. इस बार भी इन्हीं को ये अवार्ड जो है ये मिला है. ये टोक्यो ओलंपिक गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट है, जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में. ठीक है, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. किसमें, वेट लिफ्टिंग में. ठीक है, तो इनको BBC इंडियन वीमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर जो है का अवार्ड जो है वो मिला है. ठीक है, पब्लिक, इसमें क्या होता है, इसमें पब्लिक की वोटिंग होती है. पब्लिक की वोटिंग के आधार पे इनको स्पोर्ट्स वीमेन का अवार्ड या स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वीमेन का अवार्ड इस तरह से दिया जाता है. ये 28 साल की वेट लिफ्टर हैं. कहाँ से आती है ये, मणिपुर से आती है. और ये पहली एथलीट बनी है जिन्होंने कंटिन्यूसली 2 बार जो है वो स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है जीता है. 2021 में भी यही थे, 2022 में भी यही है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली फीमेल. तो भी कुछ और अवार्ड्स हैं, लाइक BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022, दैट इज़ मीराबाई चानू. ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर जो भाविना पटेल है, उनको BBC पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है. ठीक है, प्रीतम सिवाज को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है. और जो बॉक्सर है नीतू गैंगस, उनको BBC एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये मिला है. तो आपने ये याद रखने हैं कि किसको कौन सा अवार्ड जो है वो मिला है. अभी लॉन बॉल, आपको पता होगा कि जो लॉन बॉल्स हैं किसमें था, जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना. ठीक है, उसमें वुमेन्स जो इंडिया की टीम है लॉन बॉल्स की, उन्होंने क्या जीता था, उन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था इस फील्ड में, लॉन बॉल्स में. उसमें जो प्लेयर्स थी वो थी लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी एंड नया मोनी साइकी. तो ये जो थी, ये चारों क्या थी, इसमें प्लेयर थी. इनको क्या मिला है, इनको मिला है BBC गेम चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड. ठीक है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, क्योंकि पहली बार लॉन बॉल्स में इंडिया ने कोई मेडल जीता था और वो डायरेक्टली क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है. तो फर्स्ट बार टाइम जीता है, तो तभी इनको BBC चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला है. BBC के बारे में जानते हैं. BBC का हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है. डायरेक्टर जनरल कौन है, तिमोथी डॉगलस इसके डायरेक्टर जनरल हैं. और BBC एस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 1922 को.
विच एयरपोर्ट इज़ द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक, दैट इज़ ए बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना। अकॉर्डिंगली एक्चुअली पता क्या हुआ था, जो ये लिस्ट जारी की है ये क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड के, ठीक है। इसमें कोई भी रैंकिंग जो है वो नहीं आई है कि कौन सी रैंक पे कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट ये सारे के सारे ही क्लीनेस्ट की कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है किसने जारी किया है, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल्स दैट इज़ ACI ने, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका ऐसे इसको बनाया गया था 1991 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है, हमने तो अपना देखना है दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। इंदिरा गांधी जो IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, उसको क्लीनेस्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। और बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसमें है जो बीजिंग चाइना में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली इंडिया का है, कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कोलालमपुर मलेशिया का है, शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि शंघाई चाइना का है, सुल्तान हसनुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडोनेशिया का है। तो ये 5 जो एयरपोर्ट्स हैं वो सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में नहीं है, एशिया पैसिफिक, एशिया का जो रीजन है और पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ पे ये सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट्स भी सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की सूची में जो है इसको रखा गया है, दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम IGIA भी बोलते हैं, जो ऑपरेट करता है, ऑपरेट कौन इसको करता है, दैट इज़ DIAL इसको ऑपरेट करता है। और इस एयरपोर्ट में 40 मिलियन पैसेंजर जो है वो पर ईयर जो है यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे आते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? अभी क्या हुआ है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। रैंकिंग जो है जारी की है, किसने जारी की है, वीडैम इंस्टीट्यूट, ठीक है। वीडैम इंस्टीट्यूट जो है वो स्वीडन की एक संस्था है, उन्होंने इसको जारी किया है। और इसमें जो इसमें 2 रिपोर्ट्स हैं, एक है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, एक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 97, और जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 108, ठीक है। जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसमें जो है इंडिया तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर, इवन नाइजीरिया से भी पीछे है, ठीक है। ये किस बेस पे इन्होंने ये रैंकिंग बनाई है, आई डोंट नो किस बेस पे इन्होंने बनाई है, बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो इंडिया है वो इन कंट्रीज से भी पीछे है, लाइक सिंगापुर, मैक्सिको, बोलीविया, तंजानिया, इवन नाइजीरिया से भी पीछे इसको रैंक किया गया है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 108, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 97, और पहले नंबर पे है डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे इन लिबरल डेमोक्रेसी, और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। Which PSU wins CBIP Award 2022 for Best Contribution in Solar Energy? So सोलर एनर्जी में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने के लिए कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसको बेस्ट CBIP अवार्ड जो है वो मिला है। CBIP अवार्ड का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022, जो कि मिला है भेल को। भेल मतलब कि क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स है, इसका नाम है बेल, उसको मिला है CBIP अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सोलर एनर्जी। इसके जो CMD है बेल के, वो है डॉक्टर नालिन सिंघल, ठीक है, जिनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। CBIP अवार्ड्स आर कन्फर्ड, ठीक है। जो CBIP अवार्ड है वो उनको दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की है वाटर के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को ये अवार्ड मिला है। ये क्या है, ये एक सेंट्रल, जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक कंपनी है, उसके अंडर है एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ये PSU में आती है, ठीक है। महारत्न जो कंपनीज बोलते हैं इसमें आती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एडमिनिस्ट्रेटिव करता है और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में ये आता है। ये एस्टेब्लिश किया था 1956 में और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। Who inks first high sea treaty in a bid to protect ocean bodies of the world? ठीक है, जो ओशियन बॉडीज़ हैं, मतलब कि समुद्र के अंदर जितने भी हमारे पास बॉडीज़ हैं, एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाई सी ट्रीटी जो है वो लॉन्च की गई है,
किसके द्वारा लॉन्च की गई है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये न्यू ट्रीटी है, एक न्यू ट्रीटी है। ठीक है, न्यू बॉडी। तो इस ट्रीटी के अंडर जो यूनाइटेड नेशन है वो बहुत सारी न्यू बॉडीज़ बनाएगी, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी। किसके लिए, टू कंजर्व, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि समुद्र की जो लाइफ है, समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये ट्रीटी की गई है। उसके लिए ये बहुत सारी संस्थाएं खोलेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खोलेंगे। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अंदर जो 30% है वर्ल्ड का, जो 30% वर्ल्ड का, पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो 30% आपका समुद्री इलाका है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वो इसके अंदर आएगा। इसमें बहुत सारे पैसे वो खर्च करेंगे ताकि हम मैरीन कंजर्वेशन कर सकें, वहाँ के जीव जंतुओं को क्या कर सके, बचा सके, जो कि विलुप्त होने की कगार में है। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको पता है कि जो डीप सी माइनिंग होती है, ठीक है, बहुत सारी हमारे हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे देश करते हैं कि अपनी मछलियाँ लाने के लिए बहुत सारी ट्रॉलीज़ का यूज़ करते हैं, जो कि नीचे से मछलियों को तो लेके आते हैं, साथ साथ में जो फ्लोरा फौना होते हैं और भी जो जीव जंतु होते हैं जो कि काफ़ी कम संख्या में बचे हैं, वो भी इसके अंडर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी संख्या भी विलुप्त हो जाती है। उसको बोलते हैं हम डीप सी माइनिंग। तो उस डीप सी माइनिंग को क्लोज़ करना, और जितनी भी हमारे पास फिशेज़ हैं, ठीक है, समुद्र में हमारे पास फिशेज़ हैं, पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिशिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, समुद्र का इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में हम कितनी फ़िशिंग कर सकते हैं, कितनी मछलियाँ हम पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम मछलियाँ वहाँ पे नहीं पकड़ सकते। तो इस तरह के रिफॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशन ला रहा है हाई सीज़ ट्रीटी के अंडर। अब ये हाई सी ट्रीटीज़ क्या होती है, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ दैट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ नेशंस आर कंसिडर एज हाई सीज़। ठीक है, अब 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन, ठीक है, जो हाई सी है वो पूरे के पूरे समुद्र का 2/3 पार्ट जो है वो है हाई सीज़ के अंदर आता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे पास कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती है, बहुत सारी फ़िशिंग करती हैं, बहुत सारे सेल करते हैं, कंडक्ट रिसर्च करने के लिए उसके अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मशीनरीज भेजते हैं। ठीक है, बट सो फार ओनली 1% ऑफ दिस वाटर इज़ नोन एज हाई सीज़। ठीक है, हैज़ बिन प्रोटेक्टेड, मतलब कि जो हाई सीज़ वाला एरिया होता है ना वो प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो जितना भी ये एरिया है जहाँ पे फिशिंग होती है, सेल होती है, रिसर्च होती है, उसमें से ओनली 1% ऑफ दिस वाटर इज़ प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है, बट हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई सीज़ वाला एरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है ताकि हम कंजर्वेशन को बचा सके, समुद्री कंजर्वेशन को बचा सके। ओवरऑल आप ये ध्यान रखो कि जो हाई सीज़ ट्रीटी मतलब है वो यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट की है, और इसका मतलब मेन मकसद यही है कि जो ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उसके कंजर्वेशन के लिए, ताकि वो विलुप्त ना हो। ठीक है, उनकी भलाई के लिए, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए, और जितनी भी हमारे पास विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं समुद्र के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये ट्रीटी जो है वो बनाई गई है। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, माइंड द जेंडर गैप एक रिपोर्ट है वो आई है। ठीक है, उसको किसने रिलीज़ किया है, दैट इज़ CFA, एक इंस्टीट्यूट है, उसने इसको क्या किया है, इस रिपोर्ट को जनरेट किया है। ठीक है, CFA इंस्टीट्यूट ने इसको जनरेट किया है। ठीक है, और डाटा इन्होंने कहाँ से लिया था, डाटा इन्होंने लिया था BRSR से, दैट इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट से इन्होंने डाटा लिया। ठीक है, जो ये रिपोर्ट बनाई थी किसने, सेबी के अंडर ये रिपोर्ट जो है ये बनी थी। तो आपने सीधा याद रखना है कि जो माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट है वो CFA इंस्टीट्यूट ने जारी की है। ठीक है, इसकी की फाइंडिंग्स क्या है, इसकी जेंडर गैप तो आपको पता ही है कि जेंडर गैप का मतलब क्या है, मेल और फीमेल, जो मेल हैं और फीमेल्स हैं उनके बीच में कितना गैप है, मतलब कि सोसाइटी में वो उनके बीच में कितना गैप है। ठीक है, उसको वही रिपोर्ट है ये माइंड द जेंडर गैप। ठीक है, वीमेंस की जो पार्टिसिपेशन है फाइनेंस के सेक्टर में, ठीक है, और फाइनेंस के सेक्टर में और कुछ और सेक्टर्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास बिजनेस वाले सेक्टर होता है, फाइनेंस वाले सेक्टर होते हैं, फाइनेंशियल वाले जितने भी सेक्टर होते हैं उसमें वीमेंस की कितनी पार्टिसिपेशन है और मेल की कितनी इसमें पार्टिसिपेशन है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि ओनली 21.7% ऑफ द वीमेंस आर एम्प्लॉयड इन फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज। जो फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज हैं उसमें बस 21.7
50% वीमेंस ही एम्प्लॉयड है एंड 50.9% दैट इज 16% जो वीमेंस है वो एम्प्लॉयड है इन की मार्जिनल पोजीशन, मतलब कि जो बड़ी बड़ी पोजीशंस है उनमें बस 16% ही फीमेल जो है वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, द रेशियो ऑफ बिटवीन द, ठीक है, जो अब आप देखोगे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें वीमेंस और मैन और वीमेन के बीच में कितना रेशो है, दैट इज़ 0.97 का रेशो है। ठीक है, जो कि डाउन होके कितना पहुंचा है, 0.52 के रेशो में पहुंचा है। ठीक है, वीमेंस डिवाइडेड बाय मैन, तो वो रेशो कितना पहुंचा है, 0.52 के पास पहुंचा, ये वो वाला रेशो। इसका मतलब है, मतलब कि आधे से भी कम जो है वीमेंस, आधे से भी ज़्यादा कम, आधे से भी कम, ठीक है, जितने मेल हैं उससे आधे से आधा ही बोल सकते हैं, उससे आधे जो है वो कौन है, वो वीमेंस हैं, किस में, फाइनेंशियल सेक्टर में, तो ये काफ़ी कम है। ठीक है, दिस मीन्स दैट देयर आर 0.97 वीमेंस फॉर 1 मैन एंड 0.52 वुमेन इन मैनेजमेंट पर्सनल फॉर 1 मैन and so on. So 69% had no women working in their company. तो 69% कंपनीज इस तरह की है जिसमें कोई भी वीमेन जो है वो वर्क नहीं कर रही है। हम किस कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल्स कंपनीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोर वीमेन लेफ्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग कोविड-19 ड्यू टू चाइल्ड केयर एंड एल्डरली केयर के मामले में। तो वीमेंस की पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल कंपनीज़ में और भी कम हुई है। कब कम हुई है, जब कोरोना का टाइम आया था। वो विंस सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023। ठीक है, जो बहरीन ग्रैंड पिक्स है ये पहला सीजन का, ये पहली रेसिंग थी, मोटो जीपी रेसिंग थी। ठीक है, ग्रैंड पिक्स रेसिंग थी सबसे पहली। ठीक है, तो वो किसने जीती है, आपको पता होना चाहिए, मैक्स वर्स्टेपन वर्ल्ड के नंबर 1 ये मोटो रेसर्स हैं। तो इन्होंने ये जो है ये बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है। तो मैक्स वर्स्टेपन हैज़ वॉन द सीजन ओपनिंग Bahrain Grand Prix from pole position, leading almost the entire race as he opened the defense of his back-to-back Formula 1 टाइटल्स। ठीक है, तो ये इनका पहला फर्स्ट टाइम इन्होंने बहरीन ओपन जो है वो जीता है और पहली बार इन्होंने कोई ओपनिंग सीजन की ओपनिंग रेस जो है वो जीती है। तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये रेड बुल के ड्राइवर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे रहे हैं इन्हीं के रेड बुल के ही ड्राइवर हैं सर्गियो पेरेज, उन्होंने दूसरे नंबर पे रहे हैं। और तीसरे नंबर पे रहे थे फर्नांडो अलोंसो जो कि एस्टोन मार्टिन के ड्राइवर हैं। तो आपने याद रखना है मैक्स वर्स्टेपन ने बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है। ये आपके बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी करंट अफेयर्स आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन जी, बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है, दैट इज़ मैक्स वर्स्टेपन ने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।